आप सुन रहे हैं के ढाका क्लासेस। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के उस हिस्से की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, मूल अधिकार। जी। और इन अधिकारों में भी जो सबसे बुनियादी है वो है समता का अधिकार। आज हम समानता के अधिकार की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। ये कहानी शुरू होती है अनुच्छेद 12 से और जाती है अनुच्छेद 18 तक। बिल्कुल। और रीट, आरपीएससी, स्कूल व्याख्याता मतलब इन जैसी परीक्षाओं के लिए तो यह हिस्सा एक हॉट टॉपिक रहता ही है। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं बल्कि हर अनुच्छेद के पीछे की सोच को समझना है, ताकि परीक्षा में कैसा भी घुमाकर सवाल आए, जवाब हमारे पास हो। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम कहते हैं कि राज्य हमारे अधिकार नहीं छीन सकता, तो ये राज्य आखिर है कौन? क्या सिर्फ सरकार या कुछ और भी? ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है और इसका जवाब अनुच्छेद 12 में छिपा है। मूल अधिकारों के लिए राज्य की परिभाषा बहुत बहुत ज्यादा व्यापक है। अच्छा। इसमें 4 मुख्य घटक शामिल हैं। पहला, भारत की सरकार और हमारी संसद, यानी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये तो सीधा साधा है, केंद्र सरकार। दूसरा भी वैसा ही है, सभी राज्यों की सरकारें और उनके विधानमंडल, यानी हर राज्य की अपनी सरकार और विधानसभा। ओके। लेकिन अब बात थोड़ी दिलचस्प होती है तीसरे और चौथे घटक के साथ। वो क्या है? तीसरा है सभी स्थानीय प्राधिकारी, मतलब हमारी नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वगैरह। और चौथा? और चौथा सबसे व्यापक है अन्य प्राधिकारी। अच्छा, अन्य प्राधिकारी। यहीं पर अक्सर उलझन होती है। इसमें कौन कौन आता है? उदाहरण के लिए क्या LIC या ONGC जैसी सरकारी कंपनी को हम राज्य मान सकते हैं? वो सीधे तौर पर सरकार तो नहीं है। बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी ऐसी संस्था जो एक तरह से सरकार के एक अंग के रूप में काम कर रही हो, ओके। या जिसे कानून बनाने या आदेश जारी करने की शक्ति हो, वो अन्य प्राधिकारी में आएगी। ओके। इसीलिए LIC, ONGC, सेल जैसी संस्थाएं भी राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। मतलब वो भी हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये तो बहुत जरूरी बात है। और यहाँ एक एग्जाम नोट भी है कि राज्य की ये व्यापक परिभाषा सिर्फ संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकार जी, और भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्वों पर ही लागू होती है। एकदम सटीक। ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि हमारे अधिकारों का हनन कौन नहीं कर सकता, पर अगर कोई ऐसा कानून बना ही दिया जाए जो हमारे अधिकारों को कम करता हो तो क्या होगा? क्या हमारे पास कोई सुरक्षा कवच है? बिल्कुल है, और उसी सुरक्षा कवच का नाम है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13? जी। आप कल्पना कीजिए एक ऐसी ढाल की जो किसी भी गैर संवैधानिक कानून के तीर को हमारे अधिकारों तक पहुंचने से पहले ही हवा में रोक देती है। वाह, यही काम अनुच्छेद 13 करता है। ये तो बहुत शक्तिशाली ढाल लगती है। ये काम कैसे करती है? इसके 2 मुख्य पहलू हैं। पहला, अनुच्छेद 13(1) उन कानूनों से निपटता है जो संविधान लागू होने से पहले से चले आ रहे थे। अच्छा, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। हाँ, ये कहता है कि अंग्रेजों के समय का कोई भी कानून अगर वो हमारे मूल अधिकारों से टकराता है तो वो उस टकराव की हद तक शून्य यानी बेअसर हो जाएगा। और उन कानूनों का क्या जो संविधान लागू होने के बाद बनाए गए हैं? उनके लिए है अनुच्छेद 13(2). ये साफ साफ कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून बना ही नहीं सकता जो भाग 3 में दिए गए अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। बना ही नहीं सकता। और अगर गलती से ऐसा कोई कानून बन भी गया तो वो भी उल्लंघन की मात्रा तक शून्य माना जाएगा। यहीं से हमारी न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की ताकत मिलती है। यहाँ कानून या विधि शब्द का मतलब क्या सिर्फ संसद से पास हुआ एक्ट है या इसमें और भी कुछ शामिल है? बहुत अच्छा सवाल है। अनुच्छेद 13(3) इसका दायरा बहुत बड़ा कर देता है। विधि में सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राष्ट्रपति या राज्यपाल का अध्यादेश, कोई सरकारी आदेश, नियम, अधिसूचना और यहाँ तक कि कोई ऐसी रूढ़ी या प्रथा भी शामिल है जिसे कानून की मान्यता प्राप्त हो। लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच भी तो है, संविधान संशोधन का। क्या वो भी विधि माना जाएगा? यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अनुच्छेद 13(4) कहता है कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन इस अनुच्छेद के तहत विधि नहीं है। अच्छा। हालांकि केशवानंद भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी संशोधन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है अगर वो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता हो। तो ये ढाल तो हमें मिल गई। अब सवाल उठता है कि ये ढाल जिस सबसे जरूरी अधिकार की रक्षा करती है वो क्या है?
जाहिर है वो है समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से शुरू होता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का कह सकते हैं मूल स्तंभ है। ये कहता है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें दो अलग अलग बातें कही गई हैं। जी हाँ, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें बहुत बड़ा अंतर है। चलिए के ढाका क्लासेस के माध्यम से इस अंतर को समझते हैं। पहली बात है विधि के समक्ष समता, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये ब्रिटिश विचारधारा है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोई भी नहीं। प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, कानून सबके लिए एक है। इसे एक नकारात्मक अवधारणा कहते हैं क्योंकि ये किसी भी तरह के विशेष अधिकार देने से मना करती है। ठीक है, कानून की नजर में सब बराबर, ये तो समझ आया। तो फिर विधियों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की अलग से जरूरत क्यों पड़ी? इसी सवाल में हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता छिपी है। सोचिए, सिर्फ कानून के सामने सब बराबर हैं कहना काफी नहीं था। हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि समाज में जो लोग सदियों से पिछड़े हैं, उन्हें दूसरों के बराबर लाने के लिए थोड़ा सहारा देना पड़ेगा, उनके साथ अलग बर्ताव करना पड़ेगा। अच्छा, इसीलिए अमेरिकी संविधान से विधियों का समान संरक्षण का सिद्धांत जोड़ा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सकारात्मक अवधारणा है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। इसका मतलब है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। ये राज्य को इजाजत देता है कि वो अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग कानून बना सकता है, बशर्ते वो वर्गीकरण तर्कसंगत हो। ये सिद्धांत ही आरक्षण जैसे सकारात्मक कदमों का आधार बनता है। संक्षेप में कहें तो पहला सिद्धांत कहता है कानून अंधा है, और दूसरा सिद्धांत कहता है कानून को पता है कि कौन कहाँ खड़ा है। अब आते हैं अनुच्छेद 15 पर, जो इस समानता के सिद्धांत को और मजबूत करता है और भेदभाव पर सीधी चोट करता है। जी, अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल, और इस शब्द पर ध्यान देना है, केवल 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। केवल 5 आधार? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। यहाँ केवल शब्द पर जोर देना बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब है? केवल शब्द का मतलब है कि सिर्फ इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन किसी अन्य तार्किक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे किसी नौकरी के लिए शारीरिक योग्यता की शर्त लगाना लिंग या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है। और 15(2) तो इस अधिकार को आम लोगों की जिंदगी तक ले आता है ना? हाँ, ये बहुत जबरदस्त प्रावधान है। ये कहता है कि किसी भी नागरिक को इन 5 आधारों पर दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, सड़कों जैसी सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब संविधान का ये अनुच्छेद सिर्फ सरकार को ही नहीं, बल्कि एक आम दुकानदार या होटल मालिक को भी भेदभाव करने से रोकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये मैंने सोचा नहीं था। और यही इस अनुच्छेद की असली ताकत है। ये मात्र ऐसा मूल अधिकार है जो राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। तो ये तो हुई भेदभाव रोकने की बात। जी। लेकिन समाज में जो वर्ग ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं, जैसे महिलाएं या पिछड़े वर्ग, उन्हें बराबर लाने के लिए क्या संविधान कुछ विशेष करने की इजाजत देता है? जी हाँ, और यहीं पर अनुच्छेद 15 के अपवाद सामने आते हैं, जो असल में समानता स्थापित करने के ही औजार हैं। अच्छा। 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है, जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। और पिछड़े वर्गों के लिए? उसके लिए 15(4) है, जिसे पहले ही संविधान संशोधन से 1951 में जोड़ा गया था। पहले ही संशोधन से? जी। ये राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, मतलब SC, ST, OBC के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसी के आधार पर शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाता है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण कड़ी 93वें संशोधन से जुड़ी थी। हाँ, वो है 15(6). इसके जरिए निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण को लागू किया गया, चाहे वो सरकार से सहायता प्राप्त हो या ना हो। अच्छा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी? जी, इसमें सिर्फ अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छूट दी गई है। और हाल ही में इसमें एक और नया अध्याय जुड़ा है आर्थिक आधार पर आरक्षण का, अनुच्छेद 15(6). जी, 103वें संविधान संशोधन 2019 से ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS
के लिए शिक्षण संस्थानों में 10% तक आरक्षण का प्रावधान करता है। और यहाँ याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये आरक्षण SC, ST और OBC को मिलने वाले मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त है। ठीक है, तो ये तो हो गई शिक्षण संस्थानों में समानता की बात। अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी तैयारी लाखों युवा करते हैं, सरकारी नौकरियां। वहां अवसर की समानता कैसे सुनिश्चित होती है? उसके लिए है अनुच्छेद 16। ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों को अवसर की समानता मिलेगी। ठीक है। यहाँ भी भेदभाव के खिलाफ कुछ आधार दिए गए हैं। क्या यहाँ भी वही 5 आधार है जो अनुच्छेद 15 में थे? 5 तो वही हैं: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान। लेकिन परीक्षा के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि यहाँ 2 नए आधार और जोड़े गए हैं। 2 नए? हाँ, उद्भव, डिसेंट और निवास, रेजिडेंस। यानी कुल मिलाकर 7 आधार हो गए। तो वंश या निवास स्थान के आधार पर भी सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन नौकरियों में आरक्षण तो होता है, तो फिर वो कैसे संभव है? ठीक वैसे ही जैसे अनुच्छेद 15 में अपवाद थे, वैसे ही 16 में भी हैं। अनुच्छेद 16(4) इसका मुख्य आधार है। ये कहता है कि अगर राज्य को लगता है कि किसी पिछड़े वर्ग का सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो उनके लिए पदों का आरक्षण कर सकता है। अच्छा, तो ये तो हो गई नियुक्ति में आरक्षण की बात। पर प्रमोशन का क्या? क्या वहां भी आरक्षण हो सकता है? इस पर तो काफी बहस हुई थी। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। इसी बहस के बाद 77वें संशोधन से अनुच्छेद 16(4) का जोड़ा गया। 16(4) का जी, जो SC और ST समुदाय के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था करता है। इसके साथ ही 16(4) बैकलॉग वैकेंसी यानी पिछली भर्तियों की खाली रह गई आरक्षित सीटों को अलग से भरने का प्रावधान करता है, जिन पर 50% की सीमा लागू नहीं होती। और निवास की शर्त वाला अपवाद भी तो है। हाँ, 16(3) के तहत संसद, ध्यान रहे सिर्फ संसद, कानून बनाकर किसी खास नौकरी के लिए उस राज्य का निवासी होने की शर्त लगा सकती है। ओके। और अनुच्छेद 16(6) हाल ही में EWS के लिए नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान करता है, जो मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त है। अब हम एक ऐसे अनुच्छेद पर आते हैं जो सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति का ऐलान है। अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है। यह सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने वाला अनुच्छेद है। बिल्कुल, ये अनुच्छेद बिना किसी लाग लपेट के कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। मतलब पूरी तरह से बैन। जी, यह अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है और इसे लागू करने के लिए कड़े कानून भी बनाए गए हैं। जी, संसद ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जैसे बहुत कठोर कानून बनाए हैं। परीक्षा के लिए यहाँ 2 बातें गांठ बांध लेनी है। पहली, ये एक आत्यंतिक अधिकार है, इसका कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं। और दूसरी, संविधान में अस्पृश्यता शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। और अब हम समता के अधिकार के आखिरी पड़ाव पर हैं, अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का अंत करता है। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था ब्रिटिश राज की उस सामंती व्यवस्था को खत्म करना जहां लोगों को सर, राय बहादुर, दीवान साहब जैसी उपाधियां देकर समाज में एक नकली ऊंच नीच बनाई जाती थी। हाँ। अनुच्छेद 18 इस व्यवस्था पर सीधा प्रहार करता है। तो ये क्या कहता है? ये 4 बातें कहता है। पहली, राज्य सेना या विद्या से जुड़े सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। जैसे सेना में जनरल या शिक्षा में डॉक्टर की उपाधि दी जा सकती है। ठीक है। दूसरी, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी देश से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। और अगर कोई विदेशी भारत में काम कर रहा हो? उसके लिए भी नियम है। कोई भी व्यक्ति, चाहे भारतीय हो या विदेशी, जो भारत में किसी लाभ के पद पर है, वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि, भेंट या पद स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन सरकार भारत रत्न और पद्म पुरस्कार तो देती है, क्या वो उपाधि नहीं है? इस पर तो काफी विवाद भी हुआ था। जी, बालाजी राघवन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी। कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे सम्मान उपाधि, टाइटल्स नहीं बल्कि अलंकरण, अवार्ड्स हैं। अच्छा, ये टाइटल्स नहीं अवार्ड्स हैं। जी, ये किसी के अच्छे काम को सम्मानित करने के लिए हैं और अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन कोर्ट ने ये भी चेतावनी दी कि कोई भी इन पुरस्कारों का इस्तेमाल अपने नाम के आगे या पीछे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में, हाँ, उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं कर सकता। तो ये था